इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या का ही मामला। झाड़ियों में शव फेंक दिया गया। इस हत्याकांड का आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी पुलिस की हिरासत में है और उसने हत्या कबूल ली है। विवेक तिवारी डॉक्टर योगिता से जबरन शादी करना चाहता था। जब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने डॉक्टर योगिता को मौत के घाट उतार दिया। डॉक्टर योगिता गौतम दिल्ली की रहने वाली थी और आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के गायनिक विभाग में जूनियर डॉक्टर थी। इस मामले में एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें डॉक्टर योगिता बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। सीसीटीवी में घर के बाहर एक गाड़ी भी आते हुए नजर आ रही है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। आगरा में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या का ही मामला। एसएन मेडिकल कॉलेज से एमडी कर रही थी ये डॉक्टर। हत्या के मामले में एक साथी डॉक्टर को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। मृतका को धमकी लगातार उसकी ओर से दी जा रही थी। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया। डॉक्टर विवेक ने परिवार को भी मारने की धमकी दी थी। परिजनों से एक्सक्लूसिव बातचीत की आगरा से इंडिया न्यूज संवाददाता ने। दिल्ली की रहने वाली डॉक्टर योगिता गौतम की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारोपी पकड़ा गया है, खुलासा भी किया है, उसने अपनी बात भी कबूली है। मतलब उनके परिजन है बात करने के लिए, क्योंकि पहले से ही ये विवेक तिवारी परेशान कर रहा था। सर क्या उसने कबूलनामा किया है, पहले से परेशान कर रहा था, क्या था? ये विवेक तिवारी मेरी बिटिया तीर्थान महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में MBBS किया तो ये 1 साल सीनियर था इससे वहाँ पर। और जब कहने का मतलब इतनी जब बात हुई तो बीच में इस शादी के लिए इसने कहा तो बिटिया ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। और जब मुझे बताया मेरी बिटिया ने तो मैंने भी यही कहा कि भाई शादी हम लोग नहीं करेंगे और इसके लिए शादी के लिए प्रस्ताव नहीं जो मत करिए। तब वो मान गया, लेकिन उसके मन में ये गांठ बनी रही और वो पता नहीं क्यों करता रहा और लास्ट में उसने बहुत बड़ी घटना को मेरी बेटी को जान से लेकर के अंजाम दे दिया। तो इसके लिए आप भाई है तो अब भी डॉक्टर हैं, तो जिस प्रकार से आपको शिकायत की, बहन ने बताया कि इस प्रकार परेशान कर रहा, तो आपने उससे पहले कहीं शिकायत की इसको लेकर? जी, मेरी जो सिस्टर डॉक्टर योगिता गौतम थी वो पिछले 3 साल से उन्होंने कम से कम मोर देन 2000 लोगों की जान बचाई, सिजेरियन सेक्शन किया और नई जिंदगियों को इस दुनिया में लेके आई। कोविड के दौरान सबसे पहली महिला डॉक्टर उत्तर प्रदेश में जिन्होंने कोविड पॉजिटिव पेशेंट को सफल ऑपरेशन करके एक नए बच्चे को जन्म दिलवाया और वो भी बिल्कुल मिनिमम उसमें बस एक सिंपल मास्क पहन के बिना अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने मरीज़ की जान बचाई और लगातार सेवाएं दे रही थी। और इवन दैट उनकी PG ख़त्म हो गई थी, उसके बाद भी वो अपनी सेवाएं लगातार दे रही थी। जैसा शासन का आदेश था उसी प्रकार से उन्होंने कभी मना नहीं किया और वह अपनी सेवाएं लगातार दे रही थी। डॉक्टर योगिता की माँ भी हमारे साथ हैं, आप बताइए किस प्रकार से चीज़ें रही। आप जब मेरी बेटी ने अपने भाई को फ़ोन किया उससे पहले उसने सुबह मकान मालिक को फ़ोन करके ये बोला है कि मैं उनका रिलेटिव बोल रहा हूँ फिरोजाबाद से और मेरे को उनसे बात करा दो, मेरे से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो जो मकान मालिक बाहर थी उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ, मैं उनसे संपर्क नहीं करा सकती। किसी भी के द्वारा उन्होंने संपर्क करा दिया, नंबर दे दिया। अब क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, उसने कितना उसको किया, क्या क्या बोला कुछ नहीं पता। उस दौरान भी वो बराबर हमसे संपर्क करके फ़ोन से हमसे बात कर रहा था। बहुत गलत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था और कह रहा था कि तुझे नहीं पता मैं किस हद तक जा सकता हूँ, तेरे को औकात दिखाऊंगा। रात के 3 के बजे कर लिया उसने, तो आप कैसी सजा चाहती हैं? उससे पहले उसने ये कहा कि मैं वहाँ पे
क्वारंटीन हूँ, मैं आगरा में नहीं था, मैं क्वारंटीन हूँ, मुझे जनपद छोड़ के नहीं मैं जा सकता हूँ, मैं डीएम से परमिशन लूँगा, जबकि वो यहीं पे ही था। उसी ने इस जगह अपराध को अंजाम दिया। सजा चाहती हैं मैं चाहती हूँ जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ किसी के साथ ना हो, उस मैं सबसे न्याय की उम्मीद करती हूँ, उसे सजाए मौत की सजा दी जाए। तो बिल्कुल अब सजाए मौत की सजा दी जाए डॉक्टर तिवारी को। जिस प्रकार से कोविड से लगातार डॉक्टर योगिता लड़ती रही, लेकिन जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या को अंजाम दिया है डॉक्टर तिवारी ने, कबूलनामा भी किया है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। आगरा से इंडिया न्यूज संवाददाता ने मामले में जायजा लिया, देखिए। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर योगिता गौतम की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारोपी जो विवेक तिवारी है वो गिरफ्तार कर लिया गया, उसने अपना कबूलनामा भी कर लिया है। अब देख सकते हैं कि यही वो मकान है जहां डॉक्टर योगिता गौतम रहती थी। ये सीसीटीवी फुटेज में भी काफ़ी चीज़ें आई हैं। देख सकते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इसमें एक नेक्सॉन गाड़ी दिखाई दी। जब योगिता को डॉक्टर विवेक यहाँ से ले गया तो इस सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गया। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई और बॉडी मिली योगिता गौतम की। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से जो विवेक है, विवेक लगातार परेशान कर रहा था, पहले से शादी करना चाहता था जबरन, लेकिन वो सब अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने निर्मम हत्या कर दी। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। और साथ संवाददाता संजय जुड़ गए हैं आगरा से अधिक बातचीत के लिए। संजय, आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, फिलहाल पुलिस किस तरह से अब इस पूरे मामले को देख रही है? जिस प्रकार से आरोपियों को जैसे हत्या की है उसको गिरफ्तार कर लिया, इसके बाद लगातार उससे पूछताछ की गई, उसने कबूलनामा भी कर लिया। अब सारी चीजें तय कर रहे हैं जो पुलिस है कि वो शादी के मतलब एक तरफा पेड़ का ये पूरा मामला था जिस प्रकार से उसने निर्मम हत्या की, तो साथ साथ ही में पड़े हैं ये जूनियर डॉक्टर योगिता, लेकिन वो पहले से जिस प्रकार निर्मम हत्या कर सब को झाड़ियों में फेंका गया। उसके बाद चले, बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो फिलहाल डॉक्टर योगिता का जो कातिल है आरोपी डॉक्टर विवेक, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, डॉक्टर योगिता तस्वीरों में नजर आ रही है और परिजनों का यह आरोप है कि उनको भी आरोपी विवेक की ओर से लगातार धमकी दी जा रही थी। अभद्र भाषा का इस्तेमाल परिवार के लोगों के साथ आरोपी विवेक करता था और पुलिस के सामने आरोपी ने पूरी घटना को बताया कि कैसे उसने डॉक्टर योगिता की हत्या की, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया। पहले गला दबाया और जब उसे लगा कि डॉक्टर योगिता की मौत नहीं हुई है, उसके बाद चाकू से भी योगिता के सिर पर वार किया आरोपी ने। ये खुद अपने बयान में कबूला है आरोपी डॉक्टर विवेक ने। तो डॉक्टर योगिता की हत्या पर अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपहरण और हत्या की घटना दुखद है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, बीजेपी राज में नारी सुरक्षित नहीं है। यह अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, न शहर न बस्ती न गांव में सुरक्षित नारी। अपहरण और हत्या की घटना को दुखद बताया अखिलेश यादव ने, उसके साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा। डॉक्टर योगिता की हत्या पर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपहरण और हत्या की घटना को दुखद अखिलेश यादव ने बताया है और साथ ही लिखा कि बीजेपी राज में नारी सुरक्षित नहीं है, न शहर न बस्ती न गांव में सुरक्षित नारी। तो अपहरण और हत्या की वारदात को दुखद अखिलेश यादव ने बताया है, लेकिन इसके साथ ही सरकार पर भी निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में अखिलेश यादव नजर आए हैं। तो अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, तो चलिए अब सीधा आपको विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। के साथ साथ उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता के रूप में थी। वे जितने लोकप्रिय नेता रहे उतने ही लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 40 टेस्ट एवं 7 एक दिवसीय मैच भी खेले। उन्होंने वर्ष
1969 में टेस्ट मैच में कदम रखा और वर्ष 1981 में अंतिम टेस्ट मैच खेला। क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1981 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्री चेतन चौहान ने एक शानदार क्रिकेटर के रूप में और उसके बाद एक कर्मठ और लोकप्रिय जननेता के रूप में सदन की भावनाओं को पहुंचाने की अपील आपसे करता हूं। महोदय, वर्तमान विधानसभा के ही सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही का 2 मार्च 2020 को लगभग 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य थे। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही वर्ष 1996 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उनके पश्चात वे वर्ष 2007 तथा वर्ष 2017 में बुलंदशहर में से निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1997 से 2002 तक सुश्री मायावती जी, श्री कल्याण सिंह जी, श्री रामप्रकाश गुप्ता जी, श्री राजनाथ सिंह जी के मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री के रूप में रहे। विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य रहे। श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही सामाजिक सेवा भाव के चलते राजनीति से जुड़े और बुलंदशहर को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। एक व्यवहार कुशल एवं लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में हमेशा लगे रहे। समाज के गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। उनके निधन से जहां पार्टी ने एक समर्पित नेता खोया है, वहीं सदन ने एक योग्य और वरिष्ठ सदस्य को भी खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति सदन की संवेदना पहुंचाने की आपसे अपील करता हूं। महोदय, वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री पारसनाथ यादव का 12 जून 2020 को निधन हो गया है। श्री पारसनाथ यादव जी सदन के एक वरिष्ठ सदस्य थे। वे 7वीं बार इस सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। उनके निधन से हम सब दुखी हैं। श्री पारसनाथ यादव जी अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1985 में लोकदल तथा उसके पश्चात 1989 में जनता दल के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 1993, 1996, 2002, 2012 तथा 2017 में समाजवादी पार्टी से विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे। वे वर्ष 1990-91, 2003-04 में श्री मुलायम सिंह यादव जी के मंत्रिमंडल तथा 2012 से 17 तक से अखिलेश यादव जी के मंत्री 2017 में समाजवादी पार्टी से विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे। वे वर्ष 1990-91, 2003-04 में श्री मुलायम सिंह यादव जी के मंत्रिमंडल तथा 2012 से 17 तक से अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे। जौनपुर संसदीय क्षेत्र से भी वे 12वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री पारसनाथ यादव जमीन से जुड़े नेता थे। अपने सरल स्वभाव एवं सहज उपलब्धता से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय जन नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। एक संघर्षशील और समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में वे जाने जाते थे। उनके निधन से इस सदन ने एक वरिष्ठ और योग्य जनप्रतिनिधि को खो दिया है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति सदन की संवेदनाओं को पहुंचाने के लिए आपसे अपील करता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे श्री लालजी टंडन जी का 21 जुलाई 2020 को लगभग 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्री लालजी टंडन जी ने अपना राजनीतिक सफर लखनऊ से शुरू किया। वर्ष 1996 में वे पहली बार लखनऊ पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात वर्ष 2002 तथा 2007 में लगातार तीसरी बार इस सदन के लिए निर्वाचित हुए। इससे पूर्व वे वर्ष 1978 से
1984 तक, वर्ष 1990 से 1996 तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। वे विधान परिषद में नेता सदन, अधिष्ठाता मंडल के सदस्य तथा विधान परिषद की विभिन्न समितियों के सदस्य और सभापति भी रहे। वर्ष 2003 से 2007 तक वे भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता तथा विधानसभा में नेता विरोधी दल भी रहे। वे वर्ष 2009 में लखनऊ संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री लालजी टंडन का उत्तर प्रदेश की राजनीति में दीर्घ अनुभव रहा। वे एक लोकप्रिय जननेता, एक योग्य प्रशासक व कुशल मंत्री थे। वे सुश्री मायावती जी, श्री कल्याण सिंह जी, श्री रामप्रकाश गुप्ता जी, श्री राजनाथ सिंह जी के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में मंत्री रहे। 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक बिहार के राज्यपाल तथा उसके पश्चात 29 जुलाई 2019 से मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन थे। श्री लालजी टंडन के निधन से प्रदेश की राजनीति में एवं पार्टी की पुण्य क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि वे दुखी परिजनों के प्रति इस सदन की संवेदनाओं को पहुंचाने की कृपा करें। महोदय, देश के मान, सम्मान और सुरक्षा में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी LAC पर दिनांक 17 जून 2020 को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर मैं अपनी और पार्टी की ओर से उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय सेना के जवानों पर रात में धोखे से जानलेवा हमला किया गया। उस समय हमारे सैनिकों की संख्या चीनी सैनिकों से कम थी, फिर भी हमारे वीर जवानों ने बहादुरी से डट कर के दुश्मनों का मुकाबला किया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। मातृभूमि की रक्षा करते हुए ऐसे वीर सैनिकों को पूरा देश नमन करता है। भारत एक शांति प्रिय देश है और हमारा इतिहास हमेशा वैश्विक शांति के पक्षधर रहा है। हमने सदैव विश्व कल्याण की कामना की है और अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्वक काम करने और उनके विकास एवं कल्याण में सहयोग देने का प्रयास किया है। परंतु हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं कर सकते। जब भी देश की अखंडता और संप्रभुता पर आंच आई है, तब हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके उसकी रक्षा की है। आज विश्व ने हमारी शक्ति को पहचाना है। हमारे देश की सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। हमारी सुरक्षा में सीमा पर खड़ी सेना के साथ पूरा भारत राष्ट्र और समाज खड़ा है। गलवान घाटी में शहीद हुए हमारे वीर सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनका बलिदान और शौर्य यह देश हमेशा याद रखेगा। गलवान घाटी में शहीद सैनिकों को अपनी ओर से तथा संपूर्ण सदन की ओर से नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वीर गति को प्राप्त सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए और उनके शोकाकुल परिजनों को यह इस दुख की घड़ी में इस सदन की संवेदनाओं को पहुंचाने की कृपा आपके माध्यम से हो। महोदय, आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट से गुजर रहा है। विश्व भर में इस संकट से बड़े पैमाने पर जनहानि हुई है। यह संकट अपने आप में अभूतपूर्व एवं दुखद है। इस संकट काल में ने देश के समक्ष कई चुनौतियों को उत्पन्न किया है। इन चुनौतियों के बीच हमारे कोरोना वॉरियर्स, जिनमें चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, पुलिस, सफाई कर्मी तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए कर्मियों ने अपना जीवन जोखिम में डालकर देशवासियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा में पूरी तत्परता के साथ कार्य किया है। इस कर्तव्य को निभाते हुए बहुत से चिकित्सक, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वच्छता कर्मी और विभिन्न सेवाओं में कार्य करने वाले कर्मियों की दुखद मृत्यु के भी समाचार हमें पूरे देश से प्राप्त हुए हैं। इस महामारी से लड़ने में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण है।
जो अपनी तथा अपने परिवार की परवाह के बिना दिन रात देश की सेवा में तन मन से लगे हुए हैं। इस अवसर पर पूरा देश कोरोना वॉरियर्स के साथ पूरे सद्भाव के साथ खड़ा है। देश को सुरक्षित रखने और कठिन परिस्थितियों में संभालने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके इस निस्वार्थ सेवा और भावना को प्रत्येक नागरिक नमन करता है। मंत्रिमंडल के साथ ही आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, महोदय, हमारे इस सदन के पूर्व मान्य सदस्यगण श्री कृष्णवीर सिंह, श्री रिचपाल सिंह बंसल, श्री नरेंद्र सिंह सिसोदिया, श्रीमती सुनीता चौहान, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, पंडित रामकृष्ण द्विवेदी, श्री विश्राम दास, श्री रमेश करण, श्री बाबूलाल, श्री यदुनाथ सिंह, श्री जय नारायण शर्मा, श्री ओम प्रकाश दिवाकर, श्री समीमुल हक, श्री सुरेंद्र शुक्ल, श्री घोराराम, डॉक्टर अरविंद जैन, श्री भाईलाल कोल, श्री जीराज सिंह मौर्य, श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल, ये सभी हमारे पूर्व मान्य सदस्य इस दौरान दिवंगत हुए हैं। मैं इन सभी अपने पूर्व मान्य सदस्यों के प्रति उनकी आत्मा, दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति सदन की संवेदनाओं को उनके परिजनों तक पहुंचाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं इन सभी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, सदन के हमारे सदस्यगण, गलवान घाटी में शहीद हुए देश के वीर सैनिकों, कोरोना वॉरियर्स और सदन के पूर्व सदस्यों के प्रति सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अपील करता हूं कि सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। नेता समाजवादी पार्टी मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान विधानसभा के सदस्य और मंत्रिपरिषद के सदस्य श्री चेतन चौहान जी का 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वो लगभग 73 वर्ष के थे। हालांकि देखने में वो 60 वर्ष से अधिक के नहीं लगते थे। श्री चेतन चौहान जी का जन्म 21 जुलाई 1947 को बरेली में हुआ था। श्री चेतन चौहान जी वर्ष 2017 में निर्वाचन क्षेत्र नौगामा सादा जिला अमरोहा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। इससे पूर्व वो 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। श्री चेतन चौहान जी प्रदेश सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री भी थे। वो अपने क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे, सुप्रसिद्ध अपने जमाने के क्रिकेट खिलाड़ी थे। और मुझे याद है, हम लोग उस समय हाई स्कूल इंटर के छात्र हुआ करते थे। जब श्री चेतन चौहान जी श्री सुनील गावस्कर जी के साथ ओपनिंग बैटिंग किया करते थे, उस समय रेडियो हुआ करती थी। और जब इनके बैटिंग का नंबर आता था तो हम लोग रेडियो लेकर के चेतन चौहान जी और सुनील गावस्कर की बैटिंग सुनने के लिए, कमेंट्री सुनने के लिए बैठ जाते थे। उस समय उनके बैटिंग का जो आनंद आता था, टीवी पे मैच देखते हुए आनंद नहीं आता। बहुत सौम्य थे, मिलनसार थे, सम्मान देने का काम करते थे। हर समय उनका निधन हुआ है। श्री चेतन चौहान जी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं समाजसेवी खो दिया। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें तथा मेरी पार्टी की शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का आप कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री कमल रानी वरुण जी का 2 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वो लगभग 62 वर्ष की थी। श्रीमती कमल रानी जी का जन्म 3 मई 1958 को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम समाज सेवा के माध्यम से अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की और उसी के कारण
नगर निगम से लेके लोकसभा तक, उसके बाद विधानसभा में आने का उन्हें मौका मिला। वर्तमान समय में वो उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री भी थी। इसके पूर्व वो 11वीं और 12वीं लोकसभा की सदस्य भी रही हैं। श्रीमती कमल रानी वरुण जी कानपुर के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित थी। आपके असमय निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक समाजसेवी खो दिया। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे पार्टी की तरफ से शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के सदस्य और मेरे जनपद के रहने वाले हम लोगों के नेता श्री पारसनाथ यादव जी का 12 जून 2020 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री पारसनाथ यादव जी का जन्म 12 जनवरी 1949 को ग्राम गहारपुर कारो तहसील मड़ियाहू जिला जौनपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री पारसनाथ यादव जी वर्ष 2010 में निर्वाचन क्षेत्र बरसठी से लोकदल के टिकट पर पहली बार निर्वाचित हुए थे। उसके पश्चात 1989 में जनता दल, 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बरसठी निर्वाचन क्षेत्र से तथा वर्ष 1996 और 2002 में निर्वाचन क्षेत्र मड़ियाहू जिला जौनपुर से एवं वर्ष 2012 एवं 2017 में निर्वाचन क्षेत्र मल्ली जिला जौनपुर से समाजवादी पार्टी से कुल 7 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित रहे। श्री पारसनाथ यादव जी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के मंत्रिमंडल में तथा आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल में सदस्य भी रहे। वो जौनपुर संसदीय क्षेत्र से 12वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा तथा लोकसभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे। श्री पारसनाथ यादव जी विभिन्न जन आंदोलनों में भाग लिया और आंदोलनों के कारण कई बार जेल भी गए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो गांव सभा से लेकर के लोकसभा तक, गांव पंचायत, जिला परिषद, विधानसभा तथा लोकसभा में उन्होंने जनता का प्रतिनिधित्व करने का काम किया था। कुशल, निडर और बेबाक बोलने वाले वो नेता थे। उनकी असमय मृत्यु से सिर्फ जनपद जौनपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में गरीबों, मजलूमों और पिछड़ों की बात करने वाली आवाज हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से श्री पारसनाथ यादव जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें तथा आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी पार्टी की शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही जी का 2 मार्च 2020 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री सिरोही जी का जन्म 14 मई 1946 को जिला बुलंदशहर में हुआ था। उन्होंने BSc LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सिरोही जी वर्ष 1996 तथा 2007 में निर्वाचन क्षेत्र अगौता व 2017 में निर्वाचन क्षेत्र बुलंदशहर जिला बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य भी थे। श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही सुश्री मायावती जी के मंत्रिमंडल में, श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में, श्री राम प्रकाश जी के मंत्रिमंडल में तथा श्री राजनाथ सिंह जी के मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे हैं। अनेक शिक्षण संस्थाओं से जुड़े भी रहे हैं। जन सेवा एवं सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही जी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिक एवं समाजसेवी खो दिया। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें तथा आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के कई बार सदस्य रहे, कई बार मंत्रिमंडल के यहाँ सदस्य रहे तथा नेता विपक्ष रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य एवं मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी का 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री लालजी टंडन जी का जन्म 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री लालजी टंडन जी निर्वाचन थे लखनऊ पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्ष 1996 में पहली बार, तत्पश्चात वर्ष 2002 और 2007 में लगातार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसके पूर्व वर्ष 1978 से 1984 तक तथा 1990 से 96 तक विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। वो विधान परिषद में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य
और विधान परिषद की विभिन्न समितियों के सदस्य और सभापति भी रहे हैं। शिवलाल जी टंडन जी भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता तथा विधानसभा में नेता विरोधी दल भी रहे हैं। वे विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे हैं। शिवलाल जी टंडन जनसंघ के प्रादेशिक सदस्य भी रहे हैं। वे लखनऊ महानगर पालिका के सभासद भी रहे हैं। वो श्री कल्याण सिंह, सुश्री मायावती जी, श्री राम प्रकाश जी एवं श्री राजनाथ सिंह जी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे तथा महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं। वे लखनऊ संसदीय क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य भी थे। शिवलाल जी टंडन 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक बिहार राज्यपाल पद पर तथा 29 जुलाई 2019 से मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल पद पर आसीन थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम लोग पहली बार इस सदन में चुनकर आए थे, आदरणीय टंडन जी जब नेता विरोधी दल थे, तो मैंने उनके उस स्वरूप को देखा है कि मुस्कुराते हुए वो नेता विरोधी दल की कुर्सी पर बैठकर शालीनता से अपनी बात कहते थे और सरकार पर बहुत बड़ी चोट पहुंच जाती थी। मैं समझता हूं उनके जाने के बाद मुझे ऐसा बहुत कम नेता इस सदन में दिखाई दिए होंगे जिन्होंने शालीनता से मुस्कुराते हुए अपनी बात कहकर सरकार को आईना दिखाने का काम किया। उनके इस प्रकार के आचरण को मैं समझता हूं जिन लोगों ने उस दौर में देखा होगा जरूर उनसे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास किया होगा। जब वो 2002 में मंत्री थे, महालेबनू अपने आवास पर, महालेबनू उनका सरकारी आवास था, वहां रहा करते थे। कई बार मुझे इस समय जो बिहार के राज्यपाल जी हैं श्री फागू चौहान जी, उसमें मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उनके साथ कई बार मुझे उनके घर जाने का मौका मिला है और मैं समझता हूं हम लोग उनसे एक पीढ़ी पीछे के लोग थे, लेकिन घर पर पहुंचने के बाद जो मान और सम्मान, जो प्यार श्री टंडन जी दिया करते थे, और हमको याद है उस महालेबनू के बंगले के पीछे की तरफ जो लान था, उस लान में बैठा करके लखनऊ की चाट की दुकानों पर इतनी चाट की किस्में नहीं होंगी जितना टंडन जी अपने घर पर हम लोगों को खिलाया करते। हम लगता है कि आज के राजनीतिज्ञों को जरूर उनसे इस बात की सीख लेनी चाहिए। आज इस बात का अभाव होता चला जा रहा है। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों से अगर हम सीख लेंगे तो हमारे आपके बीच में परस्पर आपसी भाईचारा बना रहेगा। जो विचारधारा की एक दूसरे से विपरीत होने के नाते जो दुश्मनी में बदल जाती है, उसको रोकने का काम लालजी टंडन जी की विचारधारा से जरूर मिलने का काम होगा। मैं ऐसे नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे दल की तरफ से शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, गलवान में 20 शहीदों ने धोखेबाज चीन से झड़प में जो अपनी जान गंवाई है, उन शहीदों में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू सहित जितने भी शहीद हैं, चाहे वो बिहार रेजिमेंट के हों, पंजाब रेजिमेंट के हों, मीडियम रेजिमेंट, माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी, फील्ड रेजिमेंट के जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, उन सबको मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अभी 2 हमारे पूर्वांचल के और जवान देश के लिए लड़ते हुए मरे, शहीद हुए हैं। जौनपुर से जिलाजीत यादव और एक मिर्जापुर के हमारे जवान शहीद हुए हैं। इनके साथ साथ उन दोनों शहीदों को भी मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से कामना करता हूं उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें तथा उनके परिवार तक समाजवादी पार्टी की शोक संवेदनाएं आप पहुंचाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, जो ये महामारी फैली हुई है कोविड-19 का, जिसे हम गांव में कोरोना कहते हैं, जिसके शिकार हम भी हुए हैं। जब हम अस्पताल में थे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमारा हिम्मत बढ़ाने के लिए कई बार उन्होंने फ़ोन भी किया था, और हम मंत्रिमंडल के भी कई सदस्य और विधानसभा विधान परिषद के भी कई सदस्य उससे पीड़ित हुए हैं। ये महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और जिसमें जिन भी हमारे डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, ड्राइवर्स ने, सुरक्षा के जवानों ने,
प्रशासनिक अधिकारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने, जिन भी लोगों ने जो अपना सहयोग दिया और आज भी सहयोग दे रहे हैं, उसमें बहुत से लोग सहयोग करते हुए, हम जैसे लोगों की प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राण को गंवा दिया है। ऐसे तमाम लोगों के प्रति मैं अपनी पार्टी की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा के पूर्व सदस्यगण श्री कृष्णवीर सिंह जी, श्री रिशपाल सिंह बंसल जी, श्री नरेंद्र सिंह सिसोदिया जी, श्रीमती सुनीता चौहान जी, श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी, श्री विश्राम दास जी, श्री रमेश करन जी, श्री बाबूलाल जी, श्री रघुनाथ सिंह जी, श्री जयनारायण शर्मा जी, श्री ओम प्रकाश दिवाकर जी, श्री समीमुल हक जी, श्री सुरेंद्र शुक्ल जी, श्री घूराराम जी, श्री अरविंद कुमार जैन जी, श्री भाईलाल कोल जी, श्री जीराज सिंह मौर्य जी, श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी, इन हमारे पूर्व सदस्यों की भी सामयिक मृत्यु हुई है। समाजवादी पार्टी इन सभी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करती है और ईश्वर से ये कामना करती है, प्रार्थना करती है कि उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और आपसे निवेदन करती है, हम करते हैं, इन परिवारों तक हमारी पार्टी की शोक संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। ओम। माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी श्री वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधानसभा के वर्तमान सदस्य श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही, श्री पारसनाथ यादव, श्रीमती कमल रानी, श्री चेतन चौहान तथा वर्तमान राज्यपाल श्री लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, इसके साथ ही साथ गलवान घाटी के शहीदों तथा कोरोना योद्धाओं के प्रति और पूर्व सदस्यों के प्रति जो शोक उद्गार माननीय नेता सदन और माननीय नेता समाजवादी पार्टी ने व्यक्त किया है, मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूँ। मान्यवर श्री वीरेंद्र सिंह सिरोही जी जो इस सदन के 3 बार सदस्य रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, एक कुशल राजनीतिक थे, मृदुभाषी थे, निष्ठावान व्यक्ति थे। उनके निधन से निश्चित रूप से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक खो दिया है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपसे अपील करना चाहूँगा कि हमारी पार्टी की शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुँचाने का काम करें। तो कोरोना काल में यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल लालजी टंडन को श्रद्धांजलि इस दौरान दी गई। इसके साथ ही दिवंगत मंत्री विधायकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। विधानसभा में चेतन चौहान को श्रद्धांजलि दी गई है। प्रदेश ने एक समर्पित नेता खो दिया, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतन चौहान के लिए विधानसभा में कहा। तो यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई है। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ गया है। हरिद्वार में बीजेपी के 6 विधायकों की बैठक हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासी पारा चढ़ा है उत्तराखंड में। हरिद्वार में बीजेपी के 6 विधायकों की बैठक हुई है। विधायक स्वामी यतीश्वरानंद, तो उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ा है। विधायक स्वामी यतीश्वरानंद के आश्रम में बैठक हुई है। गाजीवाली स्थित आश्रम में ये गुप्त बैठक चली है। जिलाध्यक्ष अजय पाल चौहान इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो गाजीवाली स्थित आश्रम में गुप्त बैठक चली है। बड़ी खबर आपको बता रही है, सरकार में हरिद्वार के स्थानीय मंत्री से विधायक हैं
तो उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक गुप्त बैठक हुई है हरिद्वार में, बीजेपी के 6 विधायकों की ये बैठक हुई है। विधायक स्वामी यतीश्वरानंद के आश्रम में इस बैठक को रखा गया। गाजीवाली स्थित आश्रम में ये गुप्त बैठक चली और तस्वीर इस बैठक की हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए इस बैठक की, बीजेपी के 6 विधायकों की बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ा है। उधर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया इस बात का, 10 दिन में घोषणा कर सकती है आम आदमी पार्टी। इस बात की उत्तराखंड में सर्वे के नतीजों से खुश है आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड में जो सर्वे कराया गया उसके नतीजों से आप खुश है और ऐसे में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 दिन में आम आदमी पार्टी घोषणा कर सकती है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में कराए गए सर्वे के नतीजों से आम आदमी पार्टी खुश है और इसको देखते हुए अब उत्तराखंड में चुनावी मैदान में एंट्री आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड चुनाव में एंट्री, उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान कर दिया है और 10 दिन में इसकी घोषणा भी हो सकती है, ये सूत्र कह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 10 दिन में इसकी घोषणा भी हो सकती है। तो उत्तराखंड में जो सर्वे कराए गए हैं उनके नतीजों से आम आदमी पार्टी खुश है और इन्हीं नतीजों को देखते हुए, सर्वे के नतीजों को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है कि उत्तराखंड के सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। हमारे साथ रतन नेगी जुड़ गए हैं। रतन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो उत्तराखंड में चुनाव यहाँ पर लड़ने का उनका ऐलान है। ये जानकारी यहाँ पर इस वक्त इंडिया न्यूज के पास आ रही है और जानकारी यही है कि उत्तर की 70 की सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। और सूत्र ये बताते हैं कि जो दिल्ली के सीएम यानी कि सुप्रीमो है आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल, वो कल यानी कि 20 तारीख को यहाँ पर एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की वो ये घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो जो उनका एजेंडा है, जो उत्तराखंड की अगर बात की जाए, जैसे संगठन उनका यहाँ पर नहीं है, ढांचा यहाँ पर मजबूत नहीं है, ढांचा कह सकते हैं है ही नहीं, तो उसको मजबूत बनाने की कवायद यहाँ पर की जा सकती है। दिल्ली की जनता को जो अरविंद केजरीवाल ने दिया है, चाहे वो स्वास्थ्य के फैक्टर की बात करें या फिर स्वास्थ्य, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इसी मुद्दे को भुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो उत्तराखंड में रुख करना चाहती है। अगर बात की जाए तो जैसे कि पहाड़ों के हालात खराब रहते हैं, अगर हम हेल्थ के लिहाज से बात करें तो उसको दुरुस्त करने की एक बात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यहाँ पर कह सकती है या करने का अपना एक संकल्प ले सकती है। अब मोहल्ला क्लिनिक जो उनका एक अभियान है उसको उत्तराखंड में यहाँ पर आरंभ करने की बात यहाँ पर कह सकती है। बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ने की मुहिम यहाँ पर चला सकती है। उत्तराखंड के तमाम युवाओं को स्वरोजगार से किस प्रकार जुड़ना है, पहाड़ के लोगों की आर्थिकी को कैसे मजबूत करना है, पहाड़ के लोगों को पहाड़ में किस प्रकार काम देना है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो उत्तराखंड में मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ दिनेश मोहनिया जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। विधायक दिनेश जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सवाल जो है, यही तैयारी है उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की आम आदमी पार्टी की? यहाँ की जनता चाहती है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमने एक सर्वे कराया है जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोगों ने बोला कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। तो अगर यहाँ की जनता चाहती है कि जो अभी तक 20 साल में इस प्रदेश में नहीं हो पाया और आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल में दिल्ली में करके दिखाया है, चाहे वो सारे क्षेत्रों की हम बात करें, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बाकी बेसिक कम्युनिटीज की बात हो, तो दिल्ली में अगर पॉसिबल है तो वो फिर उत्तराखंड में भी संभव है। लेकिन दिनेश जी, आपको लग रहा है कि जो करिश्मा आप दिल्ली में कर पाए, क्या उत्तराखंड में कामयाब होगा? उत्तराखंड में आपका कोई ढांचा भी तैयार नहीं है, पार्टी की कोई तैयारी नहीं है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जिस तरह से दिल्ली में इतनी सीटें ला पाई आम आदमी पार्टी, क्या उत्तराखंड में आपको ये कामयाब लग रहा है, इतनी आसानी लग रही है? देखिए, आसान कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस बड़ी संख्या में लोग वाग ये चाहते हैं
जो हमारे सर्वे में दर्शाता है कि उत्तराखंड की जनता भारी संख्या में ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े। और जब किसी भी मुद्दे के साथ जब जनता जुड़ना शुरू करती है, किसी पार्टी के साथ जब जनता जुड़ना शुरू करती है और जनता ये तय करती है कि अब उसे बदलाव चाहिए, तो सारी राह आसान होती है और सारे चुनाव आसान हो जाते हैं। दिल्ली में भी अगर मेरी जीत है तो उसका श्रेय मैं केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं देता, मैं आम आदमी पार्टी को नहीं देता, बल्कि उसका श्रेय दिल्ली की जनता को भी जाता है, जिसने एक बदलाव की राजनीति को इंडोर्स किया और साथ ही साथ ये तय किया कि इस देश में अब काम की राजनीति चलेगी, धर्म और जाति की राजनीति अब बंद होगी। दिनेश जी, आपको उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है, आप बता रहे हैं कि मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। कौन कौन से मुद्दे आपको लग रहे हैं? जनता से अगर बात की है, सर्वे किया है, तो जनता ने मुद्दे भी आपको बताए होंगे। दिनेश जी, तौर पे अगर मुद्दों की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो पलायन और स्वास्थ्य को लेकर हमारे सामने आया। अब पलायन के रीजन्स में जब हम जाते हैं तो वो देखते हैं कि फिर उसमें शिक्षा की भी बात होती है, उसमें स्वास्थ्य की बात भी होती है, उसमें रोजगार की भी बात होती है। जब हम ये बात करते हैं कि पलायन रुकना चाहिए, तो पलायन के लिए कम से कम अगर किसी पहाड़ में अगर आपको स्वास्थ्य सेवाएं ठीक मिल जाए, वहां पर शिक्षा ठीक से मिल जाए और साथ ही साथ रोजगार मिल जाए, तो पलायन क्यों होगा? पलायन अपने आप रुक जाएगा। तो बेसिक मुद्दे यही हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता इन मुद्दों के साथ काफी रिलेट करती है और ये चाहती है कि जो पलायन। ठीक है दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की। दिनेश हमारे साथ जुड़े, दिनेश आप सीधा आपको अजय कुमार लल्लू क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। विधानसभा में कार्रवाई चले, इधर अजय लल्लू की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? थे उनका दुख बांटना चाहते थे, उनके साथ खड़े होना चाहते थे, उनके न्याय की आवाज को बुलंद करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पूरी फोर्स लगाकर हमें रोकने का काम किया गया है। हम पूछना चाहते हैं, उन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स कहां सोई हुई है? सरकार कहां सोई हुई है? मुख्यमंत्री चुप क्यों है? मुख्यमंत्री हिटलर शाही इस प्रदेश में लाना चाहते हैं। अघोषित इमरजेंसी है, आपातकाल लाने का काम किए हैं। हम डरने वाले नहीं, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लड़ेंगे, हर स्तर पर लड़ेंगे। अजय कुमार लल्लू को सुन रहे थे। विधानसभा के अंदर कार्यवाही जारी है और विधानसभा के बाहर अजय लल्लू का प्रदर्शन भी जारी है। उन्होंने अघोषित इमरजेंसी बताया और साथ ही कहा कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। बढ़ते आगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में तेजी से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 264 नए मामले सामने आ गए। प्रदेश में अब तक कोरोना के 13,225 मरीज हो गए हैं। अब तक 9,132 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं। प्रदेश में अभी 3,865 एक्टिव कोरोना की केस हैं। अब तक 178 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का डबलिंग रेट 31.11 दिन है। प्रदेश में कोरोना मरीज का रिकवरी रेट 69.05% है। तो ये ताजा आंकड़ा उत्तराखंड का आपको बता रही हैं। 9,132 मरीज रिकवर अब तक हो चुके हैं, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक्टिव केस की संख्या 3,865 है। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड के केसेस की हम बात करें तो ये संख्या बढ़ रही है। अभी भी उत्तराखंड में कोरोना केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिकवरी रेट 70% के आसपास हो गया है। हमारे साथ रतन नेगी जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक बातचीत और जानकारी के लिए। रतन, संख्या बढ़ रही है, आपको रिकवरी रेट किस तरह से लग रहा है और किस तरह आंकड़े रोजाना सामने आ रहे हैं? क्या कुछ स्थितियां उत्तराखंड की कह रही हैं कोरोना को लेकर? आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? उत्तराखंड की जो स्थिति इस वक्त सामने निकल कर आ रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में सितंबर के माह जो कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है ये 25,000 को छू जाएगा, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो लगातार उत्तराखंड के अंदर बढ़ रहे हैं। अगर कल की बात की जाए तो कल तक 13,225 संक्रमित मरीज यहाँ पर ऑल ओवर उत्तराखंड में पाए गए। हालांकि राहत की बात है कि 9,132 मरीज अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। कल 264 नए मामले निकल कर आए। अभी तक उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 3,865 एक्टिव केस राज्य के अंदर है। प्रदेश में अब तक 178 कोरोना पीड़ितों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य महकमे ने कहा है कि कारण अन्य बीमारी है। वहीं देहरादून में अगर बात की जाए तो कल 118 कोरोना संक्रमण के मामले निकल कर आए। हरिद्वार में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में तो 333 कंटेनमेंट जोन यहाँ पर बनाए गए। देहरादून की बात की जाए 8 कंटेनमेंट जोन यहाँ पर है। उधमसिंह नगर में 16 कंटेनमेंट जोन है और कंटेनमेंट जोनों की जो संख्या ये बढ़ती और घटती लगातार रह रही है। बहुत शुक्रिया रतन आपका तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ऋषिकेश में कोरोना संक्रमण के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। ऋषिकेश एम्स में अलग अलग शहरों से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 9 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने वाले मरीज में से 5 मरीज हरिद्वार के रहने वाले, 1 मरीज रुड़की, 1 रामपुर, 1 देहरादून और 1 ऋषिकेश का था।
उधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार लोगों के कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्टिंग के दौरान ऋषिकेश के 19 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्थानीय लोगों में काफी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तो 9 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में टेस्टिंग भी की जा रही है, सैंपल्स लोगों के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल जरूर है। इलाज के दौरान एम्स में मरीज की मौत हुई है। कोरोना के 19 नए मरीज भी अब सामने आ गए हैं। देश भर में हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां पर बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दूसरी तस्वीर यूपी के कई जिले बारिश की वजह से बेहाल हो गए हैं। बाढ़ जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बन गई है। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड की आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों पर लगातार भूस्खलन और जल जमाव का नजारा देखने को मिल रहा है। तो ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां पर कई जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। उधर चमोली में भारी बारिश के चलते भूस्खलन के चलते नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग पर मलबा आ गया है। भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हो गया है। चमोली में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूस्खलन के चलते नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग पर मलबा आ गया है, जिससे कि रास्ता बंद हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरह से भूस्खलन हुआ और जो मलबा है वो सड़क पर आ गया, रास्ता जाम हो गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हुआ है। बारिश की वजह से ये भूस्खलन हुआ है। रास्ता को खोलने में लोक निर्माण विभाग की टीम लगातार जुटी हुई है। बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग टीम को काफी दिक्कत हो रही है इस रास्ते को खोलने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए इंडिया न्यूज पर। चमोली में भारी बारिश के बाद रास्ता जाम हो गया। भूस्खलन की वजह से मलबा सड़क पर आ गया है। उधर मसूरी में लगातार हो रही बारिश के कारण मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह पर हो रहे भूस्खलन को लेकर लोगों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी एसडीएम मनीष कुमार की ओर से तत्काल प्रभाव से लोक निर्माण विभाग, पुलिस और नगर पालिका प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग के आला अधिकारियों के साथ समस्या के निदान को लेकर बैठक करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जाम की स्थिति बन गई है। लोगों को खासी दिक्कत हो रही है रोड जाम होने की वजह से। उधर कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत पड़ने वाले धनगढ़ी के म्यूजियम का नवीनीकरण करके उसे नया नाम दिया गया है, जिसको अब इंटरप्रिटेशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इस मामले में जानकारी देते हुए सीटीआर के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कॉर्बेट के परिचय केंद्र को 1 करोड़ रुपए की लागत से उच्च प्रौद्योगिकी यंत्र लगवाकर तैयार किया गया है। इस इंटरप्रिटेशन केंद्र का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री का मार्च में प्रोग्राम निर्धारित था, लेकिन कोरोना के चलते कार्यक्रम स्थगित हो गया था, जिसको अब जल्द ही मुख्यमंत्री सामान्य स्थिति होने पर इंटरप्रिटेशन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। उधर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए रुड़की देहरादून रोड पर स्थित पंचवटी कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से कंपनी में अवैध रूप से बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करने का काम किया जा रहा था। कंपनी को किसी अधिकारी का कोई खौफ नहीं था, पर जब से एचआरडीए के तेज तर्रार सहायक अभियंता डीएस रावत ने अपना चार्ज संभाला, तब से अवैध रूप से निर्माण करने वाले लोगों के होश उड़ गए। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने कंपनी पंचवटी के निर्माणाधीन बिल्डिंग को सील किया और साथ ही साथ मंगलौर के मोहल्ला किला में स्थित एक निर्माणाधीन टावर को भी सील कर दिया। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।